आखिर कौन है पठान और क्या है इनका इतिहास, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, पठान शब्द जब भी किसी के मुख पर या किसी के बोल पर आता है तो आपको एक अलग ही जो उनकी पर्सनालिटी है वो इमेजिन होने लग जाती है ना। तो आज जानते हैं जी इस वीडियो के माध्यम से कि पठान कौन होते हैं, उनका क्या इतिहास है, पुराने पौराणिक जो उनका इतिहास है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर और स्वागत है आपका एक नए रिएक्शन वीडियो में। तो चलिए, इंट्रोडक्शन पार्ट तो यहाँ पर हो चुका है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। RH नेटवर्क का ये वीडियो है। दोस्तों, इस वक्त हमारे पूरे देश में ही शाहरुख खान की आने वाली फिल्म यानी पठान से रिलेटेड एक बड़ा विवाद जन्म ले चुका है, जहां एक तरफ देश के कुछ लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसका बायकॉट कर रहे हैं और अपने साथियों से भी इसको ना देखने की कस्में खिलवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है कि जो शाहरुख खान की सपोर्ट में उतर आया है। वो न सिर्फ इस फिल्म को खुद देखने का वादा कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों को भी इस फिल्म को ज़रूर दिखाएगा। मगर दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच वो एक सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ कि जिस पर आप में से बहुत कम ही लोगों की नज़र गई होगी या फिर आप में से कुछ ही लोगों ने उस पर गौर किया होगा, वो दरअसल इस फिल्म का टाइटल पठान है, यानी कि पठान वर्ड। पठान के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो कुछ लोग जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनके विरोध करने के पीछे जो बहुत सारी वजह हैं, उनमें से एक बड़ी वजह इस फिल्म का नाम भी है। यानी उन लोगों का ये मानना है कि शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म का नाम यानी टाइटल पठान रखने की वजह से न सिर्फ इस देश में रहने वाले लोगों की ही तौहीन की है, बल्कि खुद अपने देश की भी तौहीन की है। मतलब शाहरुख खान को अपनी फिल्म का टाइटल पठान रखना ही नहीं चाहिए था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये पठान है क्या? पठान कौन लोग होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए थे, इन लोगों ने इतिहास में क्या किया था, यानी इन लोगों का पूरा इतिहास रहा क्या है, ये लोग मुसलमान कब हुए थे और आज के दौर में भी मुसलमान होते हैं या किसी और धर्म को भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा भारत की राजनीति और भारत के पूरे इतिहास में भी इन लोगों का क्या योगदान रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, पठान लोगों का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ इतिहासकार इनको सीधे तौर पर खुदा की एक दूसरी मखलूक यानी कि जिन्नातों से जोड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो इनका रिश्ता अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये बनी इसराइल यानी आज के यहूदियों की ही एक नस्ल है कि जो वक्त के साथ 8 से हज़ारों साल पहले यहूदियों से एक कबीले के रूप में बिछड़ गए थे। वक्त गुजरता गया और जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़हूर हुआ, तो इन लोगों ने उनके ऊपर ईमान लाकर इस्लाम धर्म को अपना लिया और तब से लेकर आज तक ये लोग मुसलमान हैं। वहीं इतिहासकारों का एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो ये मानता है कि दरअसल पठान लोग हज़रत खालिद बिन वलीद की एक बेटी और उनकी दामाद की नस्ल से हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, यही आज की इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए और ताकि आप लोग वीडियो देखते वक्त कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को पहले ही बताता चलूं कि दरअसल पश्तून, पख्तून और पठान एक ही चीज़ है, क्योंकि आज के दौर में हम जनरली जिन लोगों को पठान बोलते हैं वही एक लंबे वक्त से अपने आप को पश्तून या पख्तून कहते आए हैं। इसके अलावा अफ़गान भी इन्हीं लोगों को ही कहा जाता रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि आज के दौर में अफ़गान इन लोगों के साथ साथ उन सभी लोगों को भी बोल दिया जाता है कि जो अफ़गानिस्तान में रहते हैं, अब वो चाहे किसी भी धर्म के हों या फिर किसी भी जाति के हों, बस अफ़गानिस्तान में रहते हैं, इसलिए सभी लोगों को अफ़गान कह दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, पश्तून और पठान ये एक नस्ल है और जो भी इस नस्ल में पैदा होता है उन लोगों को पठान ही कहा जाता है। वैसे ही एक नस्ल के जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत सारी अलग अलग नस्लें पाई जाती हैं। अब बात करें अगर लोकेशन के एंगल से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों की ज़्यादातर आबादी आज के दौर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में पाई जाती है। इन तीनों देशों के अलावा भी आप लोग इनको कुछ कुछ तादाद में दुनिया के और भी बहुत सारे देशों में देख सकते हैं। अफगानिस्तान की राजनीति को तो छोड़ ही दीजिए, इवन पाकिस्तान की राजनीति में भी ये लोग अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। इमरान खान जैसा पाकिस्तान का एक बड़ा और मशहूर लीडर भी दरअसल एक पठान ही है। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी आप लोगों को पठानों के बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे। खास तौर से पाकिस्तान के जो मशहूर ऑलराउंडर हैं यानी कि शाहिद अफरीदी, वो भी दरअसल एक पठान ही हैं। बात करें अगर ऐतिहासिक तौर पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के इतिहास में इन लोगों का हमेशा से ही एक बड़ा किरदार रहा है।
दोस्तों, पश्तून यानी पठान कौम को हमेशा से ही एक गैरतमंद और ताकतवर कौम के रूप में याद किया जाता रहा है और शायद यही वजह है कि आज के दौर में उनका जो अपना एरिया है यानी कि मेन एरिया कि जिसको अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसको ऐतिहासिक तौर पर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का नाम भी दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सल्तनतों के कब्रिस्तान। वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी वो सारी सल्तनतें कि जिन्होंने ज़बरदस्ती इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की या फिर जबरन इन लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, वो लोग कभी भी इस चीज़ में कामयाब न हो सके। बड़ी बड़ी सल्तनतों के लोग इस इलाके में आए, उन्होंने खुद आकर इस इलाके में अपनी कब्रें खोदी और बाद में उन्हीं कब्रों में ही दफन हो गए। अब वो चाहे पुराने दौर की कोई बड़ी से बड़ी दुनिया की सल्तनत हो या फिर नए दौर के USSR यानी सोवियत संघ और अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका भी अभी जल्दी में हार कर इस पूरी मिसाल को सही साबित कर चुका है। इतिहासकारों के मुताबिक पठानों ने भारत के इतिहास में भी एक मेजर रोल प्ले किया है। अब वो चाहे बात हो महमूद गजनवी के दौर की या फिर मोहम्मद गौरी के दौर की या फिर भारत में कायम होने वाली दूसरी सभी बड़ी बड़ी और ताकतवर सल्तनतों के दौर की, हर दौर में ही पठानों ने अपने आप को दूसरों से अलग और बिल्कुल जुदा साबित किया है। किसी दौर में इन लोगों ने फौजी मदद की तो किसी दौर में अपनी समझ बूझ से पूरी दुनिया को हैरान किया। इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि भारत में कायम होने वाली कुछ मुस्लिम सल्तनतें ऐसी थीं कि जो पठानों की मदद के बगैर कायम हो ही नहीं सकती थी। यही वजह है कि ये लोग लगभग सभी मुस्लिम सल्तनतों के दौर में और खासतौर से मुगलिया सल्तनत के दौर में दरबार के बड़े बड़े पदों पर फाइज रहे। इसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली भारत की जंग आज़ादी में भी ये लोग आगे आगे रहे। वैसे तो पठान फ्रीडम फाइटर्स की ये लिस्ट हद से ज़्यादा लंबी है, मगर फिर भी इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है कि जिसको अपनी इस छोटी सी वीडियो में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। वही खान अब्दुल गफ्फार खान के जो न सिर्फ गांधी जी से हद से ज़्यादा इंस्पायर थे बल्कि गांधी जी के सबसे करीबी भी माने जाते थे। खुद गांधी जी भी इनसे हद से ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। वैसे तो भारत की आज़ादी के खातिर अपनी उम्र का एक लंबा वक्त जेल में गुजार देने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान खुद बंटवारे के खिलाफ थे, मगर जब बंटवारा हो ही गया तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की साइड में पहुंच गए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का भारत की आज़ादी में क्या रोल था और गांधी जी उनसे कितना ज़्यादा इंस्पायर थे, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इकलौते ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जिनको देश आज़ाद हो जाने के बाद भी बल्कि कई सालों के बाद यानी 1987 में बाकायदा पाकिस्तान से बुलाया गया और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि भारत रत्न दिया गया था। ये पहली बार हो रहा था कि जब किसी पाकिस्तानी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा था। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें इन लोगों के इतिहास के बारे में कि आखिर इन लोगों का इतिहास क्या है और पठान लोग किसकी नस्ल से हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकार पठान लोगों का रिश्ता सीधे तौर पर हजरत तालूत के पोते यानी कि अफगाना से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर के सभी पश्तून यानी पठान अफगाना की ही औलाद हैं। वहीं तालूत के जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल के बादशाह हुआ करते थे। आपको बता दूं कि हजरत तालूत के जो पोते थे यानी अफगाना, उनकी परवरिश भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। बाद में जब ये अफगाना बड़े हुए तो उस दौर तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस पूरी सल्तनत पर उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बाद में अफगाना को अपना प्यारा और करीबी बनाए रखा। इवन इनको अपनी फौज में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी। मगर दोस्तों, इन लोगों से लगभग 400 से 500 साल के बाद कि जब बेबीलोन एक दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दूसरी तरफ बनी इसराइल हद से ज़्यादा कमज़ोर और बुरे हालात में पहुंच चुके थे, तो बेबीलोन के जालिम बादशाह यानी बख्त नसर ने बनी इसराइल के ऊपर हमला किया। इस हमले में जालिम बादशाह बख्त नसर ने न सिर्फ यहूदियों के सबसे पवित्र यानी मुक़द्दस शहर यरूशलेम को बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया था, बल्कि हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। हज़ारों की तादाद में उसने यहूदियों को कत्ल किया और हज़ारों की तादाद में ही बचे हुए बाकी सभी यहूदियों को वो अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल के इलाके में ले गया, जहां पर जाकर उसने बाबुल के आसपास के सभी इलाकों में उन लोगों को कबीले के हिसाब से आबाद कर दिया। हालांकि कुछ वक्त के बाद ही यहूदियों के इन बहुत सारे कबीलों में से कुछ कबीले बख्त नसर की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले यहूदियों में से जहां एक तरफ कुछ यहूदी कबीले तो आज के दौर के सऊदी अरबिया के शहर मदीने के इलाके में आकर आबाद हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भागने वाले कुछ यहूदी ऐसे भी थे कि जो भागकर और दूर गए और आज के दौर के अफगानिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही इलाकों में आकर आबाद होने वाले लोगों ने अपने अपने इलाकों का नाम खैबर रखा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मदीने में भी यहूदियों का गढ़ खैबर था, जबकि अफगानिस्तान में आने वाले यहूदियों ने भी अपने इलाके का नाम खैबर रखा था, जो आज तक खैबर ही है।
RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ والا جو خیبر تھا وہ تو مسلمانوں نے حضرت علی کی شجاعت و بہادری سے فتح کر ہی لیا تھا، مگر بات کریں اگر افغانستان والے خیبر کی تو آپ کو بتا دیں کہ جب عرب میں دھیرے دھیرے اسلام دھرم پھیلنا شروع ہوا تھا تو یہاں پر قیس عبدالرشید نام کے سردار ہوا کرتے تھے۔ مشہور مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر اس دور میں افغانستان میں رہنے والے مشہور پٹھان سردار یعنی کہ قیس عبدالرشید اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ افغانستان سے لمبا سفر طے کرنے کے بعد عرب کے شہر مدینہ پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے نہ صرف آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کئی بڑی جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ ایون یہ نظریہ رکھنے والے اتہاسکار تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے ساتھ ساتھ خیبر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کی طرف سے قیس عبدالرشید نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال دوستو، اس کے بعد قیس عبدالرشید نے حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیس عبدالرشید سے ریلیٹڈ ایک پیشن گوئی یعنی کہ بھوشیہ باڑی بھی کی تھی، جس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیس کی اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دوسری اقوام پر غالب آ جائے گی، اور ان لوگوں کی اسلام سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے وہ لکڑی کہ جس کے اوپر سمندری جہاز کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس لکڑی کو بتان کہا جاتا تھا، جو آگے دھیرے دھیرے بدل کر یا پھر یہ کہیے کہ اس کا پروننسیشن بگڑ کر پٹھان ہو گیا، اور آج کے دور میں ہم لوگ اس کو پٹھان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ فی الحال اس کے بعد قیس عبدالرشید اپنے علاقے میں واپس آ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ وقت تک اسلام کی تبلیغ بھی کی تھی، یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہیں پر ہی ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی ایک اونچی پہاڑی پر قیس عبدالرشید کے نام سے ایک قبر موجود ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ قیس عبدالرشید کی قبر ہے کہ جو حضرت خالد بن ولید کے داماد تھے، حضرت طالوت کی 37ویں نسل سے تھے اور آج کے دور کے سبھی پٹھانوں کے باپ ہیں، یعنی سارے پٹھان انہی کی نسل سے ہیں۔ حالانکہ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ ماڈرن ہسٹورینز اس نظریے سے پوری طرح سے نا اتفاقی رکھتے ہیں، یعنی وہ اس نظریے کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق پٹھانوں کا اتہاس حضرت طالوت سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ہماری دنیا پر ہوا کرتی تھی، پشتون اس سے بھی کہیں پہلے سے افغانستان کے اس علاقے میں آباد ہیں۔ اتنا ہی نہیں، خود پٹھانوں کے ہی ایک مشہور ہسٹورین کے جن کو سعد اللہ جان برگ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ دراصل پشتون کوئی نسل نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک انسان کی اولاد کو پشتون یعنی پٹھان کہا جا سکتا ہے، بلکہ ایک خاص علاقے میں ایک خاص کلچر کے ساتھ اور ایک خاص قاعدے قانون کے ساتھ رہنے والا ہر انسان پشتون ہے، اور جو اس چیز سے نکل گیا وہ پشتون ہوتے ہوئے بھی پشتون نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ خاص لوگ جو دنیا کے ایک خاص علاقے میں رہتے ہیں اور ایک خاص طرح کے کلچر کو فالو کرتے ہیں اور ان کے یہاں کچھ اپنے الگ خاص قاعدے قانون پائے جاتے ہیں، وہی لوگ پشتون کہلاتے ہیں، اور یہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فی الحال دوستو، حقیقت کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ دیکھیے، جب بات ہوتی ہے پٹھانوں کی تو ان کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے وہ تو بہت اچھے سے یہاں پر ویڈیو میں سمجھایا گیا ہے، اور ان کا اتہاس کیا ہے، مطلب وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ ان کا اوریجن کہاں سے ہے، کس نے ان کو پیدا کیا تھا، مطلب پہلے پٹھان کون ہے، یہ سارا ہی بہت اچھے سے انہیں ایکسپلین کیا ہے۔ RH نیٹورک کا یہ ویڈیو تھا، بہت ہی خوبصورت آپ کی نالج ہے، بہت عمدہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے جس سے ہمیں بھی نالج ملی ہے۔ دیکھیے، نان مسلم جو کمیونٹی ہے ان کو نہیں پتا رہتا ہے کہ پٹھان کون ہوتے ہیں، یا پھر بہت سارے جو آپ کے ٹرمز ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر بہت سارے پیغمبر ہوئے ہیں، نبی پاک ہوئے ہیں، ان کے بارے میں نہیں پتا رہتا ہے، اور انہی ویڈیوز کے دوارا ہم بھی یہ جان پاتے ہیں، اور ہمارے دوارا ہم لوگ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو نالج ہمارے پاس ہے، ہم لوگ جو نالج گین کر رہے ہیں وہ نالج آپ سے بھی شیئر کریں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور کمنٹ کر کے اپنا پیار بتائیے جی۔ بہت جلدی ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے۔ نمسکار۔